एक बार आचार्य प्रशांत से एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, आचार्य जी, हम लोगों का देश के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, और जैसा कि हम सब कहते भी हैं कि हमारा देश महान है, मुझे अपने देश के लिए ये करना है, वो करना है, तो सर्वप्रथम आखिर ये देश है क्या? क्या हमारा देश भारत एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, या भारत मतलब कुछ और भी है? आखिर ये भारत है क्या? तो मुझे समझाने की कृपा करें। तो इस प्रश्न के जवाब में आचार्य प्रशांत कहते हैं, भारत क्या है ये इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या हो। तुम अगर एक बंदर ही हो तो भारत एक जंगल है। तुम मवेशी हो तो भारत एक चारागाह है, चरते रहो उसमें। तुम व्यक्ति हो अगर, लेकिन राजनीति से भरे हुए, तो भारत एक राजनीतिक इकाई है। राज्यों का प्रदेशों का संघ है। देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है भारत कैसा है और भारत क्या है। देखो, हम किसी भी जानवर को देखते हैं तो क्या मानते हैं कि ये जंगल में रहता है, अर्थात हमको कोई देखेगा तो हम जैसे रहेंगे वैसे ही हमारा भारत परिभाषित होगा। लेकिन अगर शरीर होकर के देख रहे हो भारत को, तो भारत तुम्हारी दृष्टि में विश्व के मानचित्र पर खींची हुई कुछ लकीरों का नाम है। तो फिर ये बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है कि भारत महान है। लकीरें महान कैसे हो गई भाई? वो लकीरें तो बदलती रहती हैं। भारत की जो राजनीतिक स्थिति आज है वो तो बड़ी ताज़ी है, 1947 के बाद की है। 70 साल दुनिया के इतिहास में कुछ भी नहीं है। पलक झपकते बराबर होती। थोड़ा पीछे जाओगे तो इस राजनीतिक नक्शे को लगातार आप बदलता हो पाओगे। सन 1947 के बाद भी तो बदला है ना। गोवा, सिक्किम, ये सब 47 में थे क्या? नहीं थे ना। तो उसमें कुछ विशेष महानता नहीं है। एक ऐसे नक्शे में जिसको इंसान ने ही खींचा है और इंसान की ही करतूतों से वो बदल भी जाता है। तो इसमें कहाँ की महानता होगी और कितनी महानता हो सकती है? हमारा खींचा हुआ नक्शा है, उसमें उतनी ही महानता होगी ना जितनी हम में है। एक अनपढ़ व्यक्ति से अगर ज्ञान की बात लिखने का बोलेंगे तो वो उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही ज्ञान की बात लिख पाएगा जो उसके बराबर की होगी। और एक महाज्ञानी से, महात्मा से लिखवाएंगे तो वो उसके अपने स्तर की महानता की विचार वहाँ पर लिखेगा। इसी तरह से हमारे द्वारा खींचा गया नक्शा उतना ही महान हो सकता है जितने महान हम हैं। तो हमारी ही तो की हुई चीज़ है ये सब। तो फिर इस बात का क्या अर्थ है कि भारत महान है? इसको ऐसे समझना होगा कि जो महान है वो तो महान ही है अगर उससे जुड़े हो तुम, और वही बन गया तुम्हारी राष्ट्र की परिभाषा। तो फिर निसंदेह भारत महान है। शायद आपको समझ नहीं आया होगा तो इसको कुछ इस तरह से सुनिए। कहीं किसी ऐसी बात से शुरू करते हैं जो सब आसानी से स्वीकार कर लेंगे। तो कहते हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है? मानते हो ना कि सच ऊंचा है, और जो सच है अगर वही शिव है तो शिव भी ऊंचा है। और ये भी मानते हो कि उसी में सौंदर्य है, तो सौंदर्य में भी ऊंचाई है। तो भारत की महानता सत्य में है। भारत महान है अगर जो अपने आप को भारतवासी कहता है वो सच की तरफ खड़ा होता है, चाहे फिर उसके लिए जो कीमत देना पड़ती हो, झूठ की तरफ नहीं। देखो, आप हर बात में असत्य का सहारा ले लेते हैं, असत्य की तरफ खड़ा होते हैं, असत्य का साथ देते हैं, डर कर, दबाव में, किसी भी तरह से। तो फिर आपका देश महान नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो महान है नहीं, क्योंकि आपका देश आपसे बनता है। तो अगर आप चाहते हो कि भारत महान है, तो भारत महान है अगर जो अपने आप को भारतवासी कहता है वो सच की तरफ खड़ा होता है, चाहे उसके लिए फिर उसे जो भी कीमत चुकानी हो, झूठ की तरफ वो नहीं खड़ा होता। भारत महान है अगर जो अपने आप को भारतवासी कहता हो, भारतीय कहता हो, वो शिवत्व का पुजारी है, माया का नहीं, अंधकार का नहीं, विज्ञान का नहीं। और भारत महान है अगर जो अपने आप को भारतीय कहता हो वो सौंदर्य का रचयिता है, विकृति और कुरूपता का नहीं। यदि ऐसा है तो भारत महान है, अन्यथा नक्शा तो नक्शा होता है, जमीन तो जमीन होती है। और ये कहने में कोई लाभ नहीं कि एक ज़मीन दूसरी ज़मीन से श्रेष्ठ होती है।
ये बड़ी विचित्र बात होगी अगर आप ऐसा दावा करेंगे। ये कहने में कोई लाभ नहीं कि एक ज़मीन दूसरी ज़मीन से श्रेष्ठ होती है, कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये बड़ी विचित्र बात होगी अगर आप ऐसा दावा करेंगे। हाँ, कोई किसान ज़रूर ऐसा दावा कर सकता है कि फलानी ज़मीन श्रेष्ठ है, पर उसके दावे का कुल आधार कितना है? फसल की उपज होगी। इस नाते तो महानता नहीं नापी जा सकती ना। और भी जो आप बातें आमतौर पर सुनते हैं कि हमारे यहाँ पवित्र नदियाँ हैं और पर्वत राज हिमालय हैं, इस नाते भारत महान है। तो ये सब बातें भी देखिए बहुत दूर तक नहीं जाती। दुनिया में बहुत पर्वत हैं, बहुत चोटियाँ हैं, निसंदेह हिमालय अद्वितीय है, लेकिन दूसरे पर्वतों की भी शोभा निराली है। नदियों में निश्चित रूप से गंगा हो, नर्मदा हो, यमुना हो, इनका अपना तेज है, अपनी महिमा है। लेकिन दुनिया में और भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, अमेज़न है, मिसिसिपी है, नाइल है, उनका भी अपना जलवा है। तो बाकी सब तर्क जो हम देते हैं भारत की महानता के पक्ष में, वो तर्क बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। भारत महान सिर्फ तभी है जब भारतीयों में महानता की कद्र हो, और इसी नाते इतिहास में भारत की महानता रही भी है। सच का पालना रहा है भारत, इसलिए महान है भारत, और कोई वजह नहीं। बाकी आप कितनी ही वजहें गिनते रहो, कवियों ने बहुत वजहें बताई हैं। कवि कहते हैं देखो हिमालय मुकुट की तरह है और सागर हमारे चरण पर पखारता है, इसलिए भारत महान है। वो कहते हैं ऊपर जाओ देखो, कश्मीर तरफ जाओ तो वहाँ मुकुट की तरह हिमालय है, और नीचे आओ दक्षिण की तरफ तो वहाँ हमारे पाँव कौन धो रहा है? सागर। तो इसलिए भारत महान है। ये सब कोई बात नहीं हुई। इस तरह की भौगोलिक रचना आपको और जगहों पर भी मिल जाएंगी। कोई आकर के कहता है कि भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतनी विविधताएं हैं, इसलिए भारत महान है। रूस जाकर देख लीजिए, चीन जाकर देख लीजिए, और भी जगह हैं जहाँ क्षेत्रीय और भाषाई विविधता भारत से जितनी ही है, भारत से ज़्यादा भी है। तो ये विविधता भी कोई बहुत महानता की बात नहीं हो गई। ये सब उच्च कोटि के लक्षण हैं, ये सब किसी भी जगह से संबंधित सद्गुण हैं, लेकिन महानता की बात नहीं है। महानता तो सिर्फ एक ही चीज़ में होती है। और समझिएगा कि इतिहास में भारत को जिन्होंने भी महान माना और महान कहा, उन्होंने किस नाते भारत को वो सम्मान दिया? जब सभ्यता संस्कृति घुटनों पर ही चल रहे थे, तब भारत ने अस्तित्व को लेकर गहरे प्रश्न पूछने शुरू करें। अस्तित्व को लेकर, अर्थात ये सब क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, इस तरह से जो हमारा अस्तित्व है ये क्यों है, इन सब से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछने शुरू करें। और इसलिए ही भारत महान है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त याद है ना आपको? सृष्टि से पहले क्या था? बाकी दुनिया अभी ये भी नहीं पूछ रही थी कि सृष्टि माने क्या, और यहाँ कोई था भारत में जो ये पूछ रहा था कि सृष्टि से पहले क्या था। लोग ये भी नहीं पूछ रहे सृष्टि क्या है, और भारत में पूछ रहे हैं सृष्टि से पहले था क्या। और उसके सवाल का जोर देखिए, वो पूछता है जल भी था क्या, और सब कुछ कहाँ छिपा हुआ था जो आज आ गया है इतना सारा सामने? ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? और अगर आज सामने आ गया है तो पहले छिपा कहाँ पर था ये? फिर यही श्लोक आगे कहता है कि ये बातें लगता है सिर्फ परमात्मा को पता होंगी। और आगे पूछता है लेकिन उसको भी पता है क्या? भारत इसलिए महान है। जब बहुत आसान था डर के कारण, अज्ञान के कारण विश्वास कर लेना, भारत ने सवाल उठाए। भारत ने डर के कारण, अज्ञान के कारण विश्वास नहीं किया, भारत ने सवाल उठाए। ये थे कहाँ, ये थे नहीं थे, क्यों थे? भारत जानना चाहता था। बोध की तरफ बड़ा गहरा झुकाव था भारत का, इसलिए भारत महान है। महानता के जो ऊंचे से ऊंचे गुण हो सकते थे वो भारतीयों ने दर्शाया, इसलिए भारत महान है। और उतना ही महान है जिस हद तक वो गुण दर्शाए गए। जिस हद तक अवगुण दर्शाए भारत महान नहीं है, लेकिन जिस हद तक वो गुण दर्शाए गए उस हद तक भारत महान है। और फिर आइए वेदों के बाद वेदांत की ओर। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में पूछा नहीं,
वेदांत आप खोलोगे, पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वेदांत में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में वेदांत में ना पूछा गया हो। जिस पर सवाल नहीं खड़ा किया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बात पर, हर विषय पर सवाल खड़े किए गए। कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संवाद हो रहे हैं, बहसें हो रही हैं, वार्ताएं हैं, बातचीत है, शास्त्रार्थ हैं। भारत जानना चाहता है, समझना चाहता है। किसी भी कीमत पर वो उलझे नहीं रहना चाहता, किसी भी कीमत पर वो अज्ञानी नहीं रहना चाहता। ये महानता है भारत की, इसी से महान है भारत। और फिर भगवद गीता, और फिर महावीर, और फिर बुद्ध कि जरा सब वेदों की परंपरा धूमिल पड़ी नहीं। भारतीय खड़े हो गए सुधार करने के लिए, कभी भगवद गीता के रूप में, कभी भगवान महावीर के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में। जैसे जैसे वेदों की परंपरा धूमिल होने लगी तो ये खड़े हो जाते थे, कोई ना कोई आ जाता था उसे साफ करने के लिए। जरा सी विकृति आई नहीं, जरा सा मामला भ्रष्ट हुआ नहीं कि भारत के भीतर से ही लोग खड़े हो गए, आंदोलन खड़ा हो गया कि नहीं नहीं नहीं, सुधार करना है, सुधार करना है। और फिर सुधार करने जो आया था बौद्ध धर्म, वो खुद जब अपने आप में मलिन और विकृत हो गया तो शंकर, आचार्य शंकर खड़े हो गए, बोले वेदांत को पुनर्जीवित करना है। और ये सब कुछ किसी को मारपीट करके नहीं किया जा रहा था, ये सब कुछ बस मानसिक शक्तियों के उपयोग से किया जा रहा था, बड़ी सफाई से, बड़ी ईमानदारी से। और फिर ज्ञान की और बोध की ये जो परंपरा थी, यही आचार्य शंकर के जाते जाते बस कुछ 100 साल बाद ही प्रेम मार्ग में तब्दील हो गई। ज्ञान की जो परंपरा थी ये किसमें तब्दील हो गई है? आचार्य शंकर के जाने के लगभग 100 साल के बाद प्रेम मार्ग में तब्दील हो गई। और प्रेम में फिर भारत जितनी गहराई से डूबा उतना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए भारत महान है। एक तरफ है उपनिषदों की और बौद्धों की बौद्ध विषयक सामग्री, और फिर दूसरी तरफ है संतों के प्रेम भरे गीत। ये दोनों ही चीज़ें एक ही धरती पर हो जाएं, बड़ी अनुपम बात है। और प्रेम मार्ग भारत की धरती पर उस समय फलीभूत हो रहा था जब राजनीतिक तौर पर जबरदस्त मारकाट मची हुई थी। मध्य युगीन राजा और बादशाह एक दूसरे की रियासतों को तो काट ही रहे थे, अपने अपने परिवारों तक को काट रहे थे। उस समय भारत की धरती पर प्रेम के अनगिनत फूल खिल रहे थे। और यही जो सच्चाई और प्रेम के प्रति झुकाव आध्यात्मिक तल पर देखने को मिलता है भारत में, वहीं वैज्ञानिक तल पर भी था, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी था। भारत यूं ही थोड़े ही सोने की चिड़िया था। पहले जंगल में ध्यान करने से या मंदिर में भजन करने से अर्थव्यवस्था की तरक्की नहीं हो जाती ना। और आर्थिक तौर पर भी अगर भारत विश्व का अग्रणी देश था तो इसका अर्थ है कि उद्योग धंधों में तरक्की थी, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, गणित, विज्ञान, कलाएं सब निखार पा रहे थे। पुरानी इमारतों को देखिए, पुराने मंदिरों को देखिए, जब तक शिल्पकला में और गणित में और इंजीनियरिंग में आप सिद्धस्त ना हो, आप वो सारे निर्माण कर कैसे लेंगे जो यहाँ हुए। जबरदस्त संगम, आध्यात्मिक तौर पर भी विश्व की राजधानी, बल्कि विश्व गुरु, और आर्थिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भारत ने अगर जरा भी कम तरक्की की होती, आर्थिक तौर पर भारत ने अगर जरा भी कम तरक्की की होती तो दुनिया भर के लोग भारत की ओर आकर्षित होते ही क्यों। भले ही वो भारत को आर्थिक तौर पर लूटने के लिए ही आकर्षित हुए, पर अगर वो लूटने भी आए तो इससे यही पता चलता है ना कि यहाँ लूटने के लिए बहुत कुछ था, और जो बहुत कुछ था उसका निर्माण किया गया था, उसे रचा गया था, उसे कमाया गया था। तो ये सब हुआ तो भारत में ही था। ये एक विरल मेल है जो आज भी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई लोग हैं जो आंतरिक रूप से आध्यात्मिक हैं और भौतिक रूप से समृद्ध। बहुत कम दिखता है कि अंदर से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो और देखने में समृद्ध भी हो।
दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल से संसार में भी देखने को मिलती है, क्योंकि या तो कोई आध्यात्मिक है तो वो समृद्ध नहीं है, और कोई समृद्ध है तो वो आध्यात्मिक नहीं है। बहुत मुश्किल से ये मेल होता है। भारत महान है क्योंकि भारत ने ये संगम फलीभूत करके दिखलाया था। भारत में समृद्धि और आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ देखने को मिली, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो भारत की महानता में विश्वास रखते हैं और भारत को महानता के और नए नए सोपानों पर देखना चाहते हैं, उनको ये समझना होगा कि महानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। लड़ने भिड़ने, नारेबाजी, हुड़दंग, शोर शराबे, इनसे महानता नहीं आ जानी। महानता बड़ी मेहनत और साधना लेती है, आध्यात्मिक तौर पर साधना और भौतिक तौर पर श्रम। जो आध्यात्मिक तौर पर साधना करेगा, भौतिक तौर पर जो श्रम कर सकता है, बस वही महान हो सकता है, और उसका देश ही महान होता है। जज्बा और जुनून छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहाड़ पर चढ़कर नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, अथक श्रम करना पड़ता है और लंबी साधना, फिर महानता उतरती है। भारत को महान अगर कहने में रुचि रखते हो तो खुद महान बनो, तुमसे ही है भारत की महानता। भारतीय अगर महान नहीं तो भारत महान कैसे हो सकता है, बताओ? या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर भारत को कहना चाहते हो महान, तो खुद महान बनकर दिखाओ। बहुत महान लोग हुए हैं इस धरती पर। मैंने कहा धर्म का पालना रहा है भारत। धर्म का पालना रहा है भारत, और विज्ञान का और गणित का और संगीत का भी पालना रहा है भारत। इसलिए भारत महान था। उन लोगों की बदौलत भारत महान था। आज भी वैसे लोग चाहिए, वैसे लोग होंगे तो भारत महान होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ये तो कह लोगे कि इतिहास में पहले भारत महान था, लेकिन ये नहीं कह पाओगे कि भारत आज भी महान है। आज भारत को महान बनाना है तो अपने भीतर लोहा पैदा करो और सच की तरफ निष्ठा पैदा करो। धन्यवाद। उपनिषद और वेदांत की ओर बढ़ो, आध्यात्मिकता को अपनाओ।